एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। दूसरे दिन शारिक कारीगरों को लेकर माहीगीरों की बस्ती पहुंच गया। इन कारीगरों के साथ एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन भी थी। समीना और डिकोस्टा भी शारिक के साथ थे। वो टीटू को जानबूझकर साथ नहीं लाया था। शारिक दिन भर अपनी निगरानी में कारीगरों से काम करवाता रहा। लॉन्च के नीचे 4 जगहों पर लोहे के हुक लगाकर उनमें लंबी लंबी आहनी पेटियां लगवाई गई थी। शाम को वो लोग वापस आ गए और अगले रोज फिर घाट पहुंच गए। इस मर्तबा टीटू और नौलखा भी साथ थे। लकड़ी की 2 पेटियां भी थी जिनमें कुछ आलात थे। इनमें से कुछ आलात एक कैबिन में सेट कर दिए गए और कुछ बाहर अरशे पर मुख्तलिफ जगहों पर लगा दिए गए। वो अपने काम में मसरूफ ही थे कि नूरू चाचा आ गया। शारिक ने कहा, कल रात को हम लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे नूरू चाचा। हमने यहाँ अपने बहुत कीमती आलात लगवाए हैं, इसलिए हमारा ये आदमी रात को यहीं रहेगा। नूरू चाचा ने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। शारिक बोला, कल शाम से पहले पहले लॉन्च का इंजन वगैरह चेक करवा लें और तेल भरवा लें। हम आधी रात को रवाना हो जाएंगे क्योंकि सुबह सवेरे हमें उस जगह पहुंचना है जहां हम अपना तहकीकी काम करना चाहते हैं। नूरू चाचा ने कहा, सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो। शाम का अंधेरा फैलने से पहले वो लोग वापस आ गए। नौलखे को लॉन्च पर ही छोड़ दिया गया था। शारिक ने टीटू को अगले दिन मुलाकात के लिए कहकर रुखसत कर दिया और वो लोग फेडरल बी एरिया में उस मकान पर आ गए जिसका बंदोबस्त डिकोस्टा ने किया था। यहाँ खाना वगैरह पकाने के लिए एक मुलाजिम भी था। ये लोग उसे बताकर गए थे कि रात का खाना घर पर ही आकर खाएंगे, इसलिए उसने खाना तैयार कर रखा था। उन तीनों ने इकट्ठे ही बैठकर खाना खाया और उसके साथ ही कल का प्रोग्राम भी तय करने लगे। जिस जहाज पर उन्हें हेरोइन की ये खेप मुंतकिल करना थी वो हफ्ते की सुबह पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के बाहर एक खास मकाम पर पहुंचने वाला था। शारिक ने जहाज के टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए ही अपना प्रोग्राम तरतीब दिया था। वो जुमेरात की रात को साहिल से रवाना होकर और बड़े इत्मीनान से सफर करते हुए मुकर्रा वक्त से कई घंटे पहले वहां पहुंच सकते थे। डिकोस्टा तकरीबन 12 बजे वहां से रुखसत हो गया। मुलाजिम भी ऊपर छत पर वाक़े अपने कमरे में जा चुका था। शारिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और समीना की तरफ देखने लगा। समीना ने नौलखे के साथ 2-3 दिन कराची की सैर की थी और फिर शारिक के साथ काम में मसरूफ हो गई थी। आज वो भी बहुत थक गई थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह वो देर तक सोते रहे। बाहर का कोई काम नहीं था, इसलिए शाम तक घर पर ही रहे और फिर शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वो लोग मकान से रुखसत हो गए। जब वो लोग सब्जी मंडी के अकबी हिस्से में वाक़े खाली पेटियों वाले उस गोदाम में पहुंचे तो वहां दरमियाने साइज का मजदे का एक ट्रक तैयार खड़ा था। उस पर लकड़ी की पेटियां लदी हुई थीं और उन पेटियों के नीचे वो आहनी कंटेनर था जिसमें 500 किलो हेरोइन रखी हुई थी। डिकोस्टा ड्राइवर के साथ ट्रक पर बैठ गया। ट्रक मंडी से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसके कुछ ही देर के बाद समीना और शारिक भी एक टैक्सी पर माहीगीरों की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। शारिक और समीना ट्रक से पहले माहीगीरों की बस्ती पहुंच गए। ट्रक आधे घंटे के बाद पहुंचा था। ट्रक रुकते ही पेटियां उतारकर उसमें से आहनी कंटेनर उतार लिया गया था। ठीक उसी वक्त नूरू चाचा भी पहुंच गया। नूरू चाचा ने कंटेनर की तरफ इशारा किया, बोला, ये क्या है भाई, इसमें क्या है? शारिक बोला, इसके अंदर आलात लगे हुए हैं। ये डिब्बा पानी की तह में रहेगा और इसके अंदर लगे हुए आलात हमें समंदर के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिनकी हमें जरूरत है। नूरू चाचा मुश्तबा निगाहों से कभी कंटेनर और कभी शारिक वगैरह की तरफ देखता रहा। शारिक ने उसे बहरहाल मुतमईन कर दिया कि इस डिब्बे में तहकीकाती आलात ही लगे हुए हैं। उसने वादे के मुताबिक आधी रकम नूरू चाचा के हवाले कर दी और तय ये पाया था कि बाकी रकम वापसी पर अदा की जाएगी। कंटेनर को लॉन्च के निचले हिस्से में पहले से लगी हुई आहनी पेटियों में बांध दिया गया और अब वो सब लोग दुआ मांग रहे थे कि रवानगी तक का वक्त खैरियत से गुजर जाए। प्रोग्राम के मुताबिक 10 बजे के लगभग टीटू भी पहुंच गया। उसके साथ एक और आदमी को देखकर शारिक चौंके बगैर नहीं रह सका था। हालांकि किसी और आदमी को साथ ले जाने के लिए उनमें कोई बात नहीं हुई थी। वो आदमी शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लगता था। शारिक ने टीटू से पूछा, ये कौन है? टीटू बोला, ये मेरा खास आदमी है। हम जिस मुहिम पर जा रहे हैं उसमें इस किस्म के आदमियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे साथ ले लिया है। शारिक ने उसे घूरा, बोला, मगर पहले तो तुमने इसका जिक्र नहीं किया था। टीटू बोला, इससे मुलाकात ही आज हुई है। इसका नाम मांडा है। मैंने इससे जिक्र किया तो फौरन ही तैयार हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मांडा बड़े काम का आदमी है।
शारिक उलझन में पड़ गया था। उसे टीटू की नीयत पर शुबा होने लगा था, लेकिन अगर वो मांडा को साथ ले जाने से इनकार कर देता तो यहीं से गड़बड़ शुरू हो सकती थी। इसलिए उसने खामोशी ही में आफियत समझी। वैसे भी वो सोच रहा था कि रास्ते में अगर उनकी नीयत में फितूर आ गया तो ये लोग क्या कर सकेंगे। वो 2 थे और शारिक और उसके साथियों की तादाद 4 थी। 3 आदमी लॉन्च के अमले में थे और जाहिर है किसी हंगामे की सूरत में वो शारिक का ही साथ देंगे। लॉन्च का कैप्टन नूरू चाचा का बेटा कासिम था। उसकी उम्र 35 के लगभग थी और वो भी अपने दोनों साथियों की तरह हट्टा कट्टा था। ठीक आधी रात के वक्त लॉन्च हरकत में आकर खाड़ी से निकली और आहिस्ता आहिस्ता गहरे समंदर की तरफ बढ़ने लगी। एक कैबिन को दफ्तर के तौर पर आरास्ता कर लिया गया था। वहां बाज आलात के अलावा कुछ कागजात और समंदरी नक्शे भी थे। समीना, शारिक और डिकोस्टा उसी कैबिन में बैठे हुए थे। अगरचे समंदर में सफर करने का ये शारिक का भी पहला मौका था, लेकिन समीना तो अपने आप में अजीब सी सनसनी किसी कैफियत महसूस कर रही थी। शारिक ने कासिम को नक्शों की मदद से अपनी मंजिल के बारे में बता दिया था और लॉन्च मुनासिब रफ्तार से गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी। उनकी मंजिल 200 मील दूर पाकिस्तान की समंदरी हुदूद से भी तकरीबन 25 मील आगे आजाद समंदर में वो छोटा सा चट्टानी जजीरा था जिस पर किसी किस्म की आबादी नहीं थी। उस गैर मुल्की जहाज को उसी चट्टानी जजीरे के करीब उनका इंतजार करना था। समीना कुछ देर के लिए अर्शे पर गई थी, लेकिन चारों तरफ तारीक समंदर था। लॉन्च के हिचकोलों से उसे चक्कर से आने लगे और वो दोबारा कैबिन में आ गई। नौलखा अर्शे पर था। उसे खास तौर पर हिदायत कर दी गई थी कि वो मांडा पर नजर रखे। डिकोस्टा अपनी सीट पर बैठे बैठे ऊँखने लगा। शारिक और समीना मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। लॉन्च अपनी रफ्तार से मंजिल की तरफ चली जा रही थी। उस वक्त गालिबन सुबह के 4 बजे थे कि कासिम उनके कैबिन में दाखिल हुआ। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या बात है कासिम? कासिम बोला, एक लॉन्च दाईं तरफ से हमारे सामने आ रही है। हमें रुकने के लिए रोशनी का सिग्नल दिया जा रहा है। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ओह! डिकोस्टा भी आवाज सुनकर जाग गया था। वो तीनों कासिम के साथ कैबिन से बाहर आ गए। नौलखा, टीटू और मांडा पहले ही से अर्शे पर मौजूद थे। शारिक रेलिंग के करीब रुककर दाईं तरफ देखने लगा। बहुत दूर रोशनियां नजर आ रही थीं। एक रोशनी मखसूस अंदाज में जल बुझ रही थी। समीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ये बहरी कज़ाक तो नहीं है? उसके चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। कासिम ने हल्का सा कहकहा लगाया। बोला, बहरी कज़ाक? नहीं बीबी, आजकल बहरी कज़ाक नहीं होते। ये बहरी कस्टम्स की लॉन्च है जिससे हमें रुकने का सिग्नल दिया जा रहा है। शारिक ने कहा, ठीक है, लॉन्च रोक दो। कासिम ने चीख कर अपने साथी से कुछ कहा और वो खुद व्हील पर आ गया। उसका एक साथी दूसरी लॉन्च को रोशनी का जवाबी सिग्नल देने लगा। कासिम ने लॉन्च की रफ्तार कम कर दी थी और बिलाखिर वो रुक गई। कुछ ही देर के बाद दूसरी लॉन्च भी करीब आकर रुक गई। उस पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था और लॉन्च के पहलू पर बहरी कस्टम्स का मखसूस निशान बना हुआ था। दूसरी लॉन्च से मेगाफोन पर कहा गया, तुम लोग हमारी मशीन गनों की जद पर हो, कोई शरारत मत करना। हमारे आदमी चेकिंग के लिए तुम्हारी लॉन्च पर आ रहे हैं। दोनों लॉन्चें बहुत करीब थीं। चंद सेकंड के बाद 3 आदमी उनकी लॉन्च पर आ गए। उनमें 2 के पास सब मशीन गन्ने थीं और 1 के पास रिवॉल्वर। रिवॉल्वर वाले ने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस खुले समंदर में कहां जा रहे हैं? वो अपनी पार्टी का इंचार्ज था। शारिक बोला, हमारा ताल्लुक ओशियानोग्राफी के शोबे से है और हम लोग रिसर्च के लिए गहरे समंदर में जा रहे हैं। हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा और दीगर कागजात मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऑफिसर बोला, चेक तो करना ही पड़ेगा। उसके मातहत अर्शे पर ही मुस्तैद खड़े रहे और वो खुद शारिक और समीना के साथ कैबिन में आ गया। शारिक ने एक फाइल उसके सामने रख दी। उस फाइल में वो तमाम जरूरी कागजात मौजूद थे जिनसे साबित होता था कि उनका ताल्लुक समंदरी तहकीकात के किसी शोबे से है। इस तहकीकाती मिशन के लिए हुकूमत का इजाजतनामा भी मौजूद था। ऑफिसर ने तमाम कागजात चेक कर लिए। बेशतर कागजों पर सरकारी मोहरें सब थीं। उसने कागजात देखते ही मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया और फाइल वापस करते हुए बोला, आपके कागजात तो दुरुस्त हैं, लेकिन हम लॉन्च की तलाशी लेना चाहते हैं। शारिक बोला, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप तलाशी लीजिए। ऑफिसर कैबिन से बाहर आ गया। उसने अपनी लॉन्च से 2 आदमी और बुलवा लिए और वो लॉन्च की तलाशी लेने लगे। बहरी कस्टम्स के उन एहलकारों का वास्ता दिन रात मुख्तलिफ किस्म की लॉन्चों और जहाजों से पड़ता रहता था और वो अच्छी तरह जानते थे कि लॉन्च की तलाशी के लिए कौन कौन सी जगहों पर तवज्जो देनी चाहिए। वो तकरीबन 1 घंटे तक तलाशी लेते रहे, लेकिन उन्हें लॉन्च के किसी भी हिस्से में कोई काबिल एतराज चीज न मिली। लॉन्च के कागजात भी दुरुस्त थे। कासिम के पास पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में माहीगीरी का इजाजतनामा मौजूद था और शारिक के पास हुकूमत का जारी करदा वो लेटर भी था जिसके तहत इस पार्टी को पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के बाहर तहकीकात की इजाजत दी गई थी। लॉन्च के कागजात दुरुस्त थे, कोई काबिल एतराज चीज नहीं मिली थी, इसलिए लॉन्च को रोकने का कोई जवाज नहीं था। कस्टम्स ऑफिसर ने कहा, ठीक है जनाब, आप लोग जा सकते हैं।
तमाम कस्टम्स वाले अपनी लॉन्च पर चले गए। उनकी लॉन्च समंदर के पानी में एक सफेद मेहराब सी बनाती हुई बाईं तरफ चली गई। कासिम ने भी लॉन्च का इंजन स्टार्ट कर दिया और उनकी लॉन्च भी हरकत में आकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त दिन का उजाला फैलने लगा था। नौलखा अरशे पर ही था और समीना, शारिक और डिकोस्टा अपने कैबिन में बैठे इस सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। शारिक ने डिकोस्टा की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये कागजात महारत से तैयार न कराए गए होते तो हमारा मिशन यहीं पर खत्म हो जाता। डिकोस्टा ने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि टीटू बड़े काम का आदमी है। इसने कागजात तैयार कराने के लिए जिस आदमी का इंतखाब किया था वो वाकई फनकार साबित हुआ। कस्टम्स ऑफिसर को इन कागजात के जाली होने पर जरा भी शुबा नहीं हो सका। शारिक ने कहा, टीटू तो वाकई काम का आदमी निकला, लेकिन ये मांडा नाम के जिस शख्स को साथ लेकर आया है इससे मुझे उनकी नियतों पर शुबा हो रहा है। डिकोस्टा ने कहा, उनकी तुम फिक्र न करो, अगर उनकी नियतों में फतूर भी हुआ तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी लम्हे कैबिन का दरवाजा धड़ से खुला और वो तीनों चौंक गए। टीटू दरवाजे से एक कदम आगे बढ़कर रुक गया। उसके हाथ में पिस्तौल था और होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट थी। टीटू ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हारा वाकई कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बशर्ते कि तुम लोग ये बता दो कि 500 किलो हेरोइन तुम लोगों ने इस लॉन्च के किस हिस्से में छुपाई है। शारिक ने हैरत से कहा, 500 किलो हेरोइन? अगर हेरोइन इस लॉन्च पर होती तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये कस्टम्स अफसरान इतने बेवकूफ थे कि हेरोइन तलाश न कर सकते? टीटू ने कहा, उनकी बेवकूफी में शुबा नहीं है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तुम लोग हेरोइन के बारे में बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को साहिल पर ले जाकर उतार दिया जाएगा। बसूरत दीगर हम तुम सबको अलग अलग तशद्दुद का निशाना बनाकर हेरोइन के बारे में मालूम करेंगे। डिकोस्टा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम वाकई किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। हेरोइन या किसी और गैर कानूनी चीज की स्मगलिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं समझता कि तुम। टीटू ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये तो मैं मालूम कर ही लूंगा कि हेरोइन लॉन्च में कहाँ छुपाई गई है। अगर तुम लोगों का ताल्लुक हेरोइन की स्मगलिंग से नहीं है तो जाली कागजात की तैयारी और दीगर इंतजामात पर लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? हेरोइन ही एक ऐसी चीज है जिससे इतना मुनाफा कमाया जा सकता है, और फिर मामला 500 किलो हेरोइन का हो तो चंद लाख रुपए का खर्च कोई मानी नहीं रखता। और फिर तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? मैंने तुम्हें हेरोइन की मिकदार बता दी है, इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं कह रहा। शारिक ने कहा, तुम यकीनन गलत कह रहे हो। हमारा हेरोइन से कोई। टीटू ने उसकी बात काट दी, बोला, अब मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनूंगा। मैं हेरोइन के बारे में जानना चाहता हूं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो तीनों खामोश रहे। शारिक सोच रहा था कि उसका दूसरा साथी मांडा अरशे पर है और यकीनी बात थी कि उसने नौलखे और कासिम वगैरह को पिस्तौल या रिवॉल्वर की जद पर ले रखा होगा। टीटू ने खाली हाथ से समीना को इशारा किया, ए तुम इधर आ। मेरा ख्याल है घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। समीना अपनी जगह पर बैठी रही, उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। टीटू धाड़ा, मैंने कहा तुम इधर आओ। समीना ने डिकोस्टा और शारिक की तरफ देखा और उठकर टीटू के करीब जा खड़ी हुई। टीटू ने पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी से लगा दी। टीटू ने डिकोस्टा और शारिक की तरफ देखते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर 3 के बाद भी तुम में से किसी ने मुस्बत जवाब न दिया तो इस खूबसूरत लड़की की खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। 1, 2। टीटू के 3 कहने से पहले ही अरशे की तरफ से फायर की एक आवाज सुनाई दी। टीटू ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। समीना अगरचे बेहद खौफजदा थी, लेकिन इस मौके पर उसने बड़ी बहादुरी और अक्लमंदी का सबूत देते हुए बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर दोनों कोहनियां टीटू के पेट में मार दी और खुद भी नीचे गिर गई। टीटू के मुंह से कराह निकल गई। उसने गैर इरादी तौर पर पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली कैबिन की गोल खिड़की का शीशा तोड़ती हुई निकल गई। शारिक और डिकोस्टा ने बैक वक्त अपनी जगह से छलांग लगाई। डिकोस्टा के पैर की ठोकर टीटू के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दरवाजे से बाहर जा गिरा। टीटू ने भी फौरन ही संभल कर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन शारिक उसे दरवाजे में ही छाप चुका था। वो दोनों एक दूसरे को रगेदते हुए कैबिन के दरवाजे से बाहर निकल गए। टीटू फर्श पर पड़े हुए पिस्तौल पर हाथ डालना चाहता था, मगर डिकोस्टा ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने पैर के नीचे कुचल दिया। टीटू के मुंह से चीख निकल गई। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। एक चीख फजा में उभरी और फिर शराब की आवाज सुनाई दी। शारिक की तवज्जो एक लम्हे को हटी थी। इस मौके से फायदा उठाते हुए टीटू ने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और उठकर लॉन्च के व्हील कैबिन की तरफ दौड़ लगा दी। शारिक ने लपक कर पिस्तौल उठाया और टीटू के पीछे दौड़ लगा दी। टीटू के लिए यह इंकशाफ बड़ा खौफनाक साबित हुआ कि मांडा लॉन्च के कप्तान कासिम के हाथों गोली का निशाना बनकर समंदर में जा गिरा था। टीटू बुरी तरह बदहवास हो गया। वो व्हील कैबिन में दाखिल होना चाहता था कि शारिक ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। टीटू लड़खड़ा कर पीछे हटा। शारिक के बाएं हाथ में पिस्तौल था। उसने टीटू को पिस्तौल की जद पर ले लिया। टीटू आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और बिलाखिर अरशे की रेलिंग से जा लगा। शारिक गुर्राया।
मुझे पहले ही दिन से शुबा था कि तुम कोई हरामजदगी करोगे। टीटू हकलाया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। और इससे पहले कि शारिक कुछ समझता, टीटू ने समंदर में छलांग लगा दी। डिकोस्टा ने कहा, खस कम जहां पाक। कासिम का एक आदमी चीखा, उस्ताद वो देखो, कोई लॉन्च इस तरफ आ रही है। उसने एक तरफ इशारा किया। वो सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। तुलू होते हुए सूरज की किरणों में समंदर की सतह पर उछलती हुई एक लॉन्च साफ नजर आ रही थी। उस लॉन्च का रुख इसी तरफ था। लॉन्च के कप्तान कासिम ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। बोला, खतरा हमारे सर पर आ रहा है मिस्टर शारिक, अब हमें क्या करना चाहिए? शारिक ने पूछा, ये कौन सी लॉन्च हो सकती है? वो दूसरी लॉन्च की तरफ दिख रहा था और उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। कासिम ने जवाब दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये लोग कस्टम्स वालों की तरह बेवकूफ नहीं हैं, आसानी से धोखा नहीं खा सकेंगे। शारिक ने उसे घूरा। बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बाप पुराने जमाने का आदमी है। कई साल पहले उसने समंदर को खैरबाद कह दिया था। अब तो साहिल पर खड़े होकर पुरसुकून लहरों को देखकर ही खुश हो लेता है। उसे ये मालूम नहीं है कि मनशियात और मुख्तलिफ चीजों की स्मगलिंग के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन मैं, शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, तुम गलत समझ रहे हो कासिम, मनशियात की स्मगलिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कासिम ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बकौल शख्स से मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है शारिक बाबू। इस मिशन पर रवानगी से पहले 3-4 दिन तक तुम लोग इस लॉन्च पर जो कुछ करते रहे हो सब मेरी नजरों में है। ये आलात तो दूसरों को धोखा देने के लिए हैं। असल माल तो उस लोहे के डिब्बे में है जो इस लॉन्च के पैंदे में बैठा हुआ है। इस बात को जहन में रखना। कस्टम्स वाले जाली कागजात और इन आलात से धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी वाले नहीं। उनके पास बड़े जदीद तरीन इंतजामात हैं। वो 1 मिनट में मालूम कर लेंगे कि ये कागजात जाली हैं। शारिक बोला, वो यही करेंगे ना कि वायरलेस पर अपने हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करके हमारे कागजात के बारे में तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। फिर बोला, लेकिन मैंने ये प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की है। आज छुट्टी है, तमाम सरकारी दफातर बंद होते हैं। कम से कम आज का दिन तो ये किसी तरह भी हमारे कागजात के बारे में तस्दीक नहीं कर सकते। कासिम ने कहा, ऐसी बातों की तस्दीक के लिए इनके पास और भी बहुत से जराए हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा बोला, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मांडा की लाश समंदर में तैर रही होगी और टीटू भी अभी समंदरी लहरों पर हाथ पैर मार रहा होगा। इन दोनों में से कोई भी लॉन्च वालों की नजरों में आ सकता है। ऐसी सूरत में इनके शिकंजे से बच निकलना मुमकिन नहीं होगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि इनके हाथ से बचना चाहते हो या। उसने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, तुम क्या चाहते हो कासिम? उसे समझने में देर न लगी कि वो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता है। कासिम बोला, इंतजामात पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं तो माल तो करोड़ों का होगा। शारिक उसका मतलब समझते हुए बोला, मैं तुम्हें 50,000 देने को तैयार हूँ। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, 50,000 तो बहुत कम है शारिक बाबू, 5 लाख की बात करो, 5 लाख की। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, देखो कासिम, ये माल हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ कमीशन पर काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है, बसूरत दीगर लॉन्च रोक लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वैसे तुम्हें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ये लॉन्च तुम्हारी है। अगर इसमें से कोई गैर कानूनी चीज बरामद हुई तो बच तो तुम भी नहीं सकोगे। इसलिए अक्लमंदी यही है कि 1 लाख पर इक्तिफा कर लो। कासिम के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोला, ठीक है। उसने अपने एक साथी को आवाज देकर करीब बुलाया और अपनी जबान में कुछ कहा। वो इंजन रूम की तरफ दौड़ गया। दूसरा साथी हिदायत पाकर लॉन्च के उस हिस्से की तरफ दौड़ गया जहां रस्से और जाल वगैरह रखे हुए थे। पहला आदमी जल्द ही वापस आ गया। उसने एक सूटकेस उठा रखा था। कासिम बोला, तुम लोग इसके साथ कैबिन में जाओ और कपड़े बदल लो। इस सूटकेस में एक जनाना जोड़ा भी है जो तुम्हारे उस साथी को पूरा आ जाएगा, बल्कि ढीला होगा और ढीला लिबास ही उसके लिए बेहतर है। हमें इस किस्म की सूरत हाल का अंदाजा था, इसलिए मैंने पहले ही से ये सारे इंतजामात कर लिए थे। शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या करना चाहते हो? कासिम ने कहा, हम लोग माहीगीर हैं, मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समंदर की तरफ जा रहे हैं। खुले समंदर में माहीगीरों का इजाजतनामा हमारे पास मौजूद है। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, लेकिन माहीगीरी की लॉन्च पर एक औरत की मौजूदगी? वो कासिम का मतलब समझ गया था। कासिम ने कहा, माहीगीरों की लॉन्च पर किसी औरत का मौजूद होना अचंभे की बात नहीं है। माहीगीर जब ज्यादा दिनों के लिए खुले समंदर में जाते हैं तो खाना वगैरह पकाने के लिए घर की किसी औरत को भी साथ ले लेते हैं और बाज़ औक़ात तो बच्चे भी साथ होते हैं। माहीगीरों की जिंदगी ही समंदर की लहरों पर गुजरती है, इसलिए औरत की मौजूदगी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम लोग जल्दी से लिबास बदल लो। वो तमाम आलात जो कैबिन में लगा रखे हैं समंदर में फेंक दो। अर्शे पर लगे हुए आलात मेरे आदमी फेंक देंगे। तमाम कागजात और अपने ये कपड़े समेट कर सूटकेस में बंद करके मेरे आदमी के हवाले कर देना। मेरा आदमी उनका भी बंदोबस्त कर लेगा। जाओ अब देर मत करो।
शारिक वगैरह कासिम के मातहत नबी बख्श के साथ कैबिन में आ गए। नबी बख्श ने सूटकेस मेज पर रख दिया और दूसरी मेजों पर लगे हुए आलात उखाड़ने लगा। शारिक ने तमाम कागजात समेट कर फाइल में जमा कर दिए। नबी बख्श वो कीमती आलात समंदर में फेंक आया। नौलखा वगैरह सूटकेस में से लिबास निकाल रहे थे। ये पुराने और इस्तेमाल शुदा लिबास थे और ऐसे ही थे जैसे माहीगीर इस्तेमाल करते हैं। नौलखा और डिकोस्टा अपने अपने लिबास लेकर दूसरे कैबिन में चले गए। समीना के लिबास के साथ प्लास्टिक की चौड़ी सफेद और नीली चूड़ियां भी थीं और एक चादर भी और चांदी के बाले भी। शारिक ने समीना से कहा, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं कोई और जगह तलाश कर लेता हूँ। फिर वो नबी बख्श को लेकर कैबिन से बाहर आ गया। समीना ने दरवाजा बंद कर लिया और बड़ी तेजी से लिबास तब्दील करने लगी। उसने प्लास्टिक की चूड़ियां भी पहन ली थीं और कानों में बाले भी। उसने अपनी पैंट शर्ट तह करके मेज पर डाल दी। पैंट की जेब में कुछ रकम थी जिसे निकालकर उसने अपने गिरेबान में ठूस लिया। कैबिन के बाहर शारिक भी एक आड़ में खड़ा लिबास तब्दील कर रहा था। ये लिबास उसके जिस्म पर ढीला सा था जो बहरहाल बेहतर था। सर पर चेक का रुमाल भी लपेट लिया और जूते उतार कर वो चप्पल पहन ली जो सूटकेस से बरामद हुई। दूसरों के हिस्से में भी एक एक चप्पल आई थी। सूटकेस में 2 जोड़े बच गए थे। कासिम ने पहले ही से पूरा इंतजाम कर रखा था। बाकी दोनों जोड़े टीटू और मांडा के लिए थे, लेकिन वो दोनों समंदर बुर्द हो चुके थे। समीना ने कैबिन का दरवाजा खोल दिया। उसने चादर भी ओढ़ रखी थी। नौलखे की रंगत सांवली थी और डिकोस्टा आबनूसी रंगत का मालिक था। उन्होंने जो लिबास पहने थे उनमें वो वाकई माहीगीर ही लगते थे। शारिक और समीना की रंगत गोरी थी। समीना ने हाथ और चेहरा चादर में छुपा लिया था। पैर भी जमीन पर लगते हुए घाघरे में छुप गए थे। अलबत्ता शारिक की रंगत उसकी चुगली खा सकती थी, लेकिन इसका भी हल कर लिया गया था। नबी बख्श उसे कैबिन वाले कमरे में ले गया। शारिक ने मोबिल ऑयल वगैरह इस तरह हाथों और चेहरे पर मल लिया जैसे इंजन मैकेनिकों का मुंह और हाथ आमतौर पर काले होते हैं। नबी बख्श सूटकेस ठिकाने लगाने आया था जिसमें उनके कपड़े, जूते और वो जाली कागजात वाली फाइल थी। वो समीना को इशारा करते हुए बोला, बीबी तुम मेरे साथ आओ। समीना ने शारिक की तरफ देखा और फिर नबी बख्श के पीछे चल पड़ी। नबी बख्श उसे इंजन वाले कैबिन के पिछली तरफ ले गया। यहाँ 3 अतराफ में तख्ते खड़े करके ये मुख्तसर सी जगह गोया बावर्ची खाने के तौर पर मखसूस कर दी गई थी। मिट्टी के तेल का चूल्हा, चाय के बर्तन, प्लेटें और खाने पकाने के लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। चूल्हा जल रहा था और उस पर धुएं से काली एक केतली चढ़ी हुई थी। नबी बख्श बोला, इस डिब्बे में चाय की पत्ती है, इसमें चीनी और ये खुश्क दूध। प्लास्टिक के इस कनस्तर में पीने का पानी है। केतली चढ़ी हुई है, तुम यहाँ बैठकर चाय बनाओ। नबी बख्श ने उसे उसकी ड्यूटी समझा दी। नौलखा और डिकोस्टा कासिम के दूसरे मातहत उमर के साथ अरशे के एक हिस्से में मछलियां पकड़ने वाले जाल और रस्सों में उलझे हुए थे। शारिक इंजन वाले दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें धूप में चमकती हुई उस सफेद लॉन्च की तरफ थीं जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। उसकी आंखों में तशवीश थी। कासिम ने उनके हुलिये बदलने में अगरचे बड़ी फुर्ती दिखाई थी, लेकिन इस बात का अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि उन पर किसी भी किस्म का शुबा कर लिया जाता। उसे कासिम पर भी बड़ी हैरत हो रही थी। बज़ाहिर सीधा साधा नजर आने वाला ये आदमी बड़ा घाघ निकला था और उसने मौके से पूरा फायदा उठाया था। उसे यकीनन शुरू से ही इन पर शुबा रहा था और गालिबन किसी मौके की तलाश में था। शारिक को यह अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि कासिम की लॉन्च स्मगलिंग में इस्तेमाल होती रही थी और वो खुद भी इस धंधे में मुलव्विस रहा होगा। अगर ऐसा न होता तो वो उनके बारे में इस कदर सही अंदाजा न लगा पाता।